हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को ही ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उन तीनों सब्जेक्ट्स को लूँगा, तीन या चारों सब्जेक्ट को लूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। तो ये है केमिस्ट्री। इस वीडियो को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इस वीडियो में हम सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री का सब चैप्टर 1। आप सभी को मालूम होगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन पर बेस्ड ये चैप्टर है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक जिन पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक बात और आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये वो टॉपिक लिखे हुए हैं जिनमें से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। आपको इन टॉपिक में से छोड़ना ही नहीं है। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। आपको ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी और जो पूरे चैप्टर में और टॉपिक बचे हुए हैं वो भी ज़रूर पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं आपके केमिकल रिएक्शंस। यहाँ मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और एग्जाम्पल को ब्रैकेट में डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको केमिकल रिएक्शन एक भी नहीं छोड़नी है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और जितनी भी रिएक्शन है आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन 100% फ्रेम होता ही होता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट है। आपको एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। फिर एक बार मैं बता दूं, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको तैयारी सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के बिना पर करनी है, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करनी है, नहीं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी जाए जिन्हें आप बिल्कुल ना छोड़ें। जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं इन्हें आप बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद पीएच का इम्पोर्टेंस। पीएच इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पता ही होगा कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें आती है वो आती है पीएच। किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्रूट का, किसी भी वाटर का, सॉल्ट का, हर चीज़ में कुछ ना कुछ पीएच होता ही होता है। तो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में। पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होते हैं। कोई एसिड आपको दे देगा, उसमें आपका पूछ लेगा कि ये कौन सा एसिड है, इसका पीएच कितना होता है, या जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका पीएच कितना होता है, या अगर किसी का हाथ जल गया तो उस पर कितने पीएच की चीज़ को अप्लाई करेंगे न्यूट्रल करने के लिए। तो पीएच से क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका उसके बाद आ जाता है आपका फॉर्मूला एंड यूज़ ऑफ दीज ऑल। इन सब के यूज़ एंड फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉमन साल्ट NaCl, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो इन्हीं फार्मूलाज, इन्हीं सब पर, सबके फार्मूलाज और उनके यूजेस पर पूछते हैं इस चैप्टर में से। कॉमन साल्ट के अंदर आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें एकदम एलेबोरेट करके समझाया हुआ है और विद एग्जांपल फार्मूला यूजेस। आपको एक भी यूज़ उसका नहीं छोड़ना है, आपको एक भी फार्मूला उसका नहीं छोड़ना है। और ये ब्लू में मैंने क्यों लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये तो मुझे लगता है कोई भी ईयर का एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें जामिया ने प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम, इन दोनों में से एक का फॉर्मूला ना पूछा हो। इन दोनों के फॉर्मूले आपको 100% टिप्स पर होने चाहिए। टिप्स का मतलब आप समझते होंगे कि आप अगर सो भी रहे हैं तो भी आपको वो सपनों में भी दिखाई दे रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अगर किसी ने सोते हुए वक्त भी पूछ लिया तो आप फ़ौरन बता दें। ये होता है टिप्स पर। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें जो ख़ास चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है ये
फिफ्थ पॉइंट सॉरी। बाकी इस पर भी हम आते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है मेलिएबिलिटी पर, कि सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल कौन सा होता है या सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है इस पर। पीवीसी और सोनोरस, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा मेटल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सोनोरस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। कोरोजन रस्ट एंड देयर प्रिवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 3 का। कोरोजन रस्ट एंड देयर प्रिवेंशन के क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होता है कि अगर कहीं रस्ट लगा हुआ है तो उसको बचाने के लिए आप क्या चीज़ अप्लाई करेंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, जिंक और कॉपर और ये सब दे देगा, उसके बाद आपको सही टिक लगाना होता है। कोरोजन और रस्ट के बारे में भी जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एलेबोरेशन के साथ दिया हुआ है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते हुए जा रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ही रोक देता हूँ, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहला पॉइंट जो है वो आता है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना है। कार्बन के बॉन्ड, आपको मालूम होगा कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसमें बॉन्ड लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ इस तरह से हम बॉन्ड बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन का। तो उन्हीं बॉन्ड के बारे में आपको पढ़ना है। कार्बन की चेन के बारे में, ब्रांचेस के बारे में, रिंग के बारे में, इन सब से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, कभी कभी पुटअप हो जाते हैं। जैसे कि जो कार्बन का एक फॉर्म है वो डायमंड, डायमंड में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है कार्बन का, इन सब पर क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। नॉमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप, एक स्ट्रक्चर दे देगा उसका फंक्शनल ग्रुप पूछ लेगा, एक स्ट्रक्चर दे देगा उसमें बॉन्ड पूछ लेगा, है नहीं। तो आपको कुछ इस तरह से तैयारी करनी है, कुछ इस तरह से कि एग्जामिनर का माइंड पकड़ते हुए आपको तैयारी करनी है। तो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट जो टॉपिक है वो है सोप, साबुन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। एक एक्टिविटी टाइप, शायद ब्लू ब्लू हाईलाइट किया हुआ एक पेज होगा, उसमें ये ब्लू या ब्राउन, उसमें सोप के बारे में उन्होंने अच्छे से एलेबोरेट करके समझाया हुआ है, तो आपको वो भी पढ़ लेना है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस चैप्टर में आपको जो ध्यान में रखना है वो है डोवर्नियर ट्रेड। पढ़ाई होगा आपने, सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो डोवर्नियर ट्रेड का आता है। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ, सॉरी यहाँ पर एम लिख गया है, ये है एम, एम है न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के बारे में, उस लीव के बारे में आपको पढ़ना है जो कि अलग से एक बॉक्स में दिया हुआ होगा। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, उसको क्या क्या परेशानी आई उसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट टॉपिक इसका है चैप्टर नंबर 5 का एटॉमिक साइज और उनकी वैलेंसी। इस चैप्टर में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर किसी में से आता है तो वो है ये एटॉमिक साइज और वैलेंसी के। उस कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, उसको बोलेगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके आउटर मोस्ट लेयर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसके साथ कौन सी शेल है, या फिर इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक और क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो, शायद मैं भूल गया हूँ, वो होता है आपका चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पर आप देखेंगे, क्लियर कर देता हूँ मैं सब, रिएक्टिविटी सीरीज़ में, रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो पूछता है वो इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% जो बनता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में से बनता है। उसमें आपको वो 5-6 मेटल या नॉन मेटल के नाम दे देगा, मेटल के नाम दे देगा। उसके बाद वो पूछेगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको अरेंज करो, या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है उसके हिसाब से उसके हिसाब से अरेंज करो, या सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है उसके हिसाब से अरेंज करो। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस पर।
ये कुछ टॉपिक्स थे, ये कुछ चैप्टर्स में से मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कवर करके यहाँ पर लिखे थे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैंने पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, उसके हिसाब से इस वीडियो को मैंने फ्रेम किया है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग आउट।